नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आधुनिक भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हमारा मेन टारगेट है कि अंग्रेज़ों और मराठाओं का जो युद्ध हुआ था वो हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें मराठा साम्राज्य भी तो समझ में आना चाहिए, तभी तो हम जानेंगे कि हाँ, अंग्रेज़ों और जो मराठाओं का संघर्ष हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। ठीक, तो मराठा साम्राज्य और अंग्रेज मराठा युद्ध, ये कुल मिला जुलाकर 3 लेक्चर बनेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे छत्रपति के बारे में। छत्रपति शिवाजी की जो फैमिली थी ना, उनके बारे में पढ़ना है हमें। तो उसके बाद छत्रपति के बाद पेशवा हावी हो गए थे। पेशवा शुरुआत में छत्रपति के अधीन रहते थे, इनके दरबार में रहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी घूमी, समय का जो पहिया है ऐसे घूमा कि जो पेशवा थे वो भी मजबूत होना शुरू हो गए। तो एक टाइम मराठा साम्राज्य का मतलब ये हो गया कि पेशवा साम्राज्य। लेकिन धीरे धीरे जिसका उदय हुआ है उसका सूर्यास्त भी होगा ही। तो पेशवा साम्राज्य भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच के उसके बाद घटना शुरू हो जाता है अंग्रेज़ों की वजह से। तो फिर बाद में अंग्रेज और पेशवाओं का युद्ध होता है जिसे आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, और फाइनली अंग्रेज मराठाओं पर पूरा अधिकार कर लेते हैं। ये हमारा टारगेट है। अभी तक आपने यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लिया, कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे वो पढ़ लिया, और 1707 ईस्वी के बाद जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक थे वो पढ़ लिया। अब उसके बाद कहानी जो शुरू हो रही है ना, अंग्रेज़ों की कहानी शुरू हो रही है कि भैया अंग्रेज भारत में कैसे कैसे लूटपाट करते हुए, अधिकार करते हुए जा रहे हैं। बंगाल पर उन्होंने पूरा अधिकार कर लिया है, मैसूर पर कर लिया है। हैदर अली टीपू सुल्तान को समाप्त करके उन्होंने मैसूर पर अधिकार कर लिया है। अब मराठाओं के चक्कर में पड़े हैं, मराठा साम्राज्य को भी वो अपने आगोश में ले लेंगे इन 3 वीडियो के बाद। उसके बाद सिख धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, सिखों के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने सिखों को किस तरीके से अपना साम्राज्य में ले लिया। तो फिलहाल पढ़ना है हमें छत्रपति के बारे में। तो मराठा साम्राज्य का मतलब है छत्रपति और पेशवा, ये दोनों। ठीक है, जैसे मराठाओं की बहुत सारी शाखाएं थी ना, मुख्य शाखाएं जैसे छत्रपति थे। छत्रपति ये किस कास्ट के थे, मतलब इनका टाइटल क्या लगाते थे? भोंसले। भोंसले भोंसले थे, पेशवा थे, गायकवाड़ थे, सिंधिया थे। तो ये सभी महत्वपूर्ण थे। ठीक, होलकर भी थे। अभी मैं आपको शुरुआत करूंगा छत्रपति शिवाजी से। छत्रपति शिवाजी से शुरुआत करेंगे कि छत्रपति का जो उदय होता है वो मान लीजिए छत्रपति शिवाजी के ही टाइम पीरियड पर मुख्य तौर पर होता है। तो मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक तो छत्रपति शिवाजी ही माने जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी से शुरुआत करेंगे, राजा राम सेकंड से समाप्त कर देंगे, क्योंकि राजा राम सेकंड के बाद पेशवा बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। तो अगले वीडियो में पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल कहानी बता देता हूँ, एक फ्लो बता देता हूँ ताकि आपको पता लगता जाए क्या पढ़ने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे 1640 से 1680 के बीच, अभी डिटेल में बताऊंगा मैं। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठते हैं। छत्रपति शिवाजी के 2 बेटे हैं, संभाजी, राजाराम। तो इनकी मृत्यु के बाद संभाजी गद्दी पर बैठते हैं और संभाजी को बहुत बुरी तरीके से मुगलों के द्वारा मार दिया जाता है, तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है, और इनके बेटे शाहू जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी कारण से अगले शासक राजा राम बनते हैं। लेकिन राजा राम की भी जो है मृत्यु हो जाती है मुगलों से संघर्ष करते हुए। उसके बाद शाहू जी तो जेल में ही हैं और राजा राम की मृत्यु हो गई है। तो इनके 2 बेटे थे, संभाजी सेकंड और शिवाजी सेकंड। हालांकि अलग अलग पत्नियों से ये बेटे थे, और संभाजी सेकंड का इतिहास में कोई नाम जो है नहीं है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती हैं। तो राजा राम की मृत्यु के बाद इनका जो बेटा शिवाजी सेकंड था बहुत छोटी उम्र के थे। तो इसी कारण से राजा राम की जो विधवा है ताराबाई, वो शिवाजी सेकंड को लेकर गद्दी पर बैठती है।
1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक आराम से शासन करती है, लेकिन शाहू जी छूट कर आ जाते हैं 1707 में। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद बहादुर शाह शासक बनता है ना, तो वो शाहू जी को छोड़ देते हैं। तो शाहू जी को छोड़ देते हैं तो शाहू जी आते हैं, अपना शासन मांगते हैं। जो ताराबाई है वो कहती है कि नहीं मिलेगा। तो इसी कारण से शाहू जी किसकी सहायता लेते हैं? बालाजी विश्वनाथ की सहायता लेकर। ये जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ की सहायता लेकर वो अटैक कर देते हैं और अपना साम्राज्य ले लेते हैं। 1708 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन दिक्कत आना तब शुरू हुई कि लगभग 5 वर्षों के बाद इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। अब पेशवा बना दिया, अब पूरी प्रजा में ये बात हो गई कि भैया बालाजी विश्वनाथ की ही सहायता से शाहू जी गद्दी पर बैठे हैं। जिनकी जितनी इज्जत शाहू जी की होती थी उतनी ही इज्जत बालाजी विश्वनाथ की भी होती थी। ये दूसरा राजा आप कह सकते हैं उस समय पैरेलल में चल रहे हैं। तो उसके बाद जो पेशवा का पद हो गया ना वो वंशानुगत हो गया। बालाजी विश्वनाथ के बाद इनके बेटे बाजीराव प्रथम आ गए। जो बाजीराव मस्तानी वाले, ये वही है बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 तक रहते हैं। उस दौरान शाहू जी ही गद्दी पर बैठे रहते हैं, लेकिन मुख्य पावर इनके पास आ जाती है बाजीराव प्रथम के बाद। अब उस बाजीराव प्रथम के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं वो बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठते हैं। अब इन्हीं के टाइम पीरियड पर शाहू जी की मृत्यु हो जाती है, और शाहू जी की मृत्यु होने के बाद ही पूरी की पूरी 100% पावर पेशवाओं के अधीन आ जाती है। यही शासक बन जाते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ यही मराठा साम्राज्य के मुख्य शासक बन गए। लेकिन उसके बाद शिवाजी सेकंड का बेटा राजाराम सेकंड आता है 1750 में। बोलता है भैया मैं भी तो छत्रपति हूँ, मैं भी तो छत्रपति का वारिस हूँ, तो मुझे शासक बनाना चाहिए। लेकिन राजा राम के साथ संधि होती है बालाजी बाजीराव की, और इसके बाद राजा राम को राजमहल दे दिया जाता है। बोला जाता है कि ये ठीक है आप छत्रपति होंगे, लेकिन नाम मात्र के छत्रपति थे। सारी पावर बालाजी बाजीराव के अधीन, और पावर तो और राजा भी यही थे, मराठा साम्राज्य के शासक भी यही थे। बस इनको मिट्टी गोली दे दी है, राजगद्दी पर बैठा दिया और ऐशो आराम का जीवन ये जी रहे हैं, लेकिन इनके अधीन कोई भी पावर नहीं है। ठीक, तो इसके बाद बालाजी बाजीराव और इनके जो आगे वंशज है वो हम पढ़ेंगे पेशवाओं के में डिटेल में। तो फिलहाल छत्रपति के बारे में शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी नाम ही बच्चों काफ़ी है। इतने महान योद्धा शासक थे। 1640 से 1680 तक इन्होंने रूल किया। हालांकि इनके जन्म को लेकर मतभेद है। इनका जन्म कई जगह 1630 है, कई जगह 1627 है, कई जगह कुछ और है, लेकिन जन्म नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल है। ठीक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी। तो इनका जो जन्म है सबसे सटीक माना गया है 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। शिवनेर का दुर्ग है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये शिवनेर का किला। इसी किले में इनका जन्म हुआ था बच्चों। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। तो इनका जो टाइटल था भोसले था, शिवाजी भोसले। ठीक, छत्रपति तो इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी। आगे चलकर बताऊंगा मैं कब उपाधि ग्रहण की थी। इनकी शादी 1640 ईस्वी में हो गई थी बच्चों। किसके साथ हुई थी? साई बाई निम्बालकर के साथ इनकी शादी हो गई थी 1640 ईस्वी में। ठीक, इनके 2 गुरु महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके 2 गुरु सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव, और एक आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था रामदास। तो दादाजी कोंडदेव और रामदास इनके गुरु हैं बच्चों, याद रखना है आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है। इसके बाद जब ये 16 वर्ष की आयु के हुए, इन्होंने एक अद्भुत काम कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? बीजापुर जो रियासत थी, बीजापुर रियासत में एक तोरण किला था। ये तोरण किला, यहाँ पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इस पर अधिकार करना उस समय बहुत बड़ी बात थी, और ये मात्र 16 वर्ष की आयु के थे, तो इसलिए इनकी बहादुरी की जो चर्चा है दूर दूर तक फैल गए। ठीक, ये बीजापुर देख लीजिए, यहाँ पर है बीजापुर। आपने बहमनी साम्राज्य पढ़ा ही है, तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था ना, उसमें एक बीजापुर भी था। बीजापुर की रियासत में आता है तोरण किला, उसको जीत लिया था 16 वर्ष की आयु में।
और इसके अलावा 1656 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ छत्तीसगढ़ वाला नहीं है बच्चों, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे के पास पड़ता है रायगढ़। उस जगह को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में, कब 1660 ईस्वी का समय है, दक्षिण का राज्यपाल शाइस्ता खां को बनाया हुआ है। शाइस्ता खां इससे पहले बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, लेकिन वहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया दक्षिण वाले भाग में। इसकी बदकिस्मती ही थी, क्योंकि इसका सामना होने जा रहा है छत्रपति शिवाजी के साथ। इतना परेशान किया शाइस्ता खां को छत्रपति शिवाजी ने कि एक टाइम ऐसा था कि अंगूठा ही काट दिया। आक्रमण किया छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खां पर और अंगूठा काट दिया। इसके अलावा उसके पुत्र की हत्या भी कर दी। कब? 1663 ईस्वी में। ठीक, ये देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी हैं, ये शाइस्ता खां हैं। शाइस्ता खां पर हमला किया, अंगूठा काट दिया 1663 ईस्वी में। यही नहीं, और सुनिए, जो आपका सूरत था, सूरत में भयंकर लूटपाट की। तो ये सब बात है जब औरंगजेब तक पहुंची तो औरंगजेब बौखला गया। तब उसने तुरंत एक हिंदू शासक जिसका नाम था जय सिंह, बहुत महान शासक है ये भी, तो हिंदू शासक जय सिंह को दक्षिण की बागडोर संभाल दी 665 ईस्वी में। उसके बाद जय सिंह ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। महाराष्ट्र में जगह पड़ती है पुरंदर, पुरंदर में आक्रमण कर दिया, पुरंदर के किले में। तो छत्रपति शिवाजी की हार हो जाती है। तो इसलिए विवश होकर जय सिंह के साथ छत्रपति शिवाजी को एक संधि करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं पुरंदर की संधि, जिसको कहते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही नुकसान हुआ था छत्रपति शिवाजी को। क्यों नुकसान हुआ था? कुल इनके पास 35 किले थे। 35 किलों में 23 किले इनको देने पड़े थे, मुगलों को 23 किले देने पड़े थे। इसके अलावा जय सिंह ने एक विश्वास दिलाया छत्रपति शिवाजी को कि भैया आप जाइए, मुलाकात कीजिए औरंगजेब से, क्योंकि औरंगजेब उस समय शासक था। आप आगरा के किले में औरंगजेब है, उससे मुलाकात कीजिए, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाएगा। जैसे एक राजा के साथ व्यवहार किया जाता है ना, वैसे ही व्यवहार किया जाएगा, आप जाइए। तो छत्रपति शिवाजी विश्वास मानकर, जय सिंह का विश्वास करके चले जाते हैं। कहाँ पर? वो चले जाते हैं आगरा दरबार में औरंगजेब से मिलने। ठीक, इसके अलावा जो ये मैंने पुरंदर की संधि बताई, 23 किले देने पड़े, और 23 किलो के साथ साथ छत्रपति शिवाजी के बेटे थे संभाजी, ये संभाजी हैं, इनको भी मुगल दरबार में नियुक्त करना पड़ा था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी चले गए हैं जय सिंह के विश्वास पर आगरा के किले में। वहाँ पर इनको कैद कर लिया गया। शुरुआत में तो इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, तो इनको गुस्सा आया, तो इनको कैद कर लिया गया। लेकिन हालांकि उस कैद से ये जल्दी छूट गए, वहाँ से जेल तोड़कर भाग गए और अपने बेटे संभाजी को भी ले आए। तो ये कहानी थी। उसके बाद 1674 ईस्वी में, 5 जून 1674 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। देख लीजिए, 1640 के बाद इन्होंने 1674 में राज्याभिषेक करवाया। जब पूरा नाम हो गया था इनका, पूरे भारत में नाम हो गया था, तब इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक ऐसा छोटा मोटा राज्याभिषेक नहीं करवाया, इन्होंने स्पेशल बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे, श्री गंगा भट्ट, उनको स्पेशली महाराष्ट्र बुलवाया इन्होंने, रायगढ़ बुलवाया, और वहाँ पर उनसे अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। तब से इनको छत्रपति शिवाजी कहा जाने लग गया, और इनके जो परिवार है उनको भी छत्रपति कहा जाने लग गया। तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उस समय 50 वर्ष की आयु के थे बच्चों। अब शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके बेटे संभाजी वो गद्दी पर बैठने वाले हैं 1680 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में। उससे पहले बता दूं, छत्रपति शिवाजी ने 2 प्रकार के कर लगाए थे। एक कर का नाम था चौथ और एक का नाम था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी का मतलब होता है 1/10वां हिस्सा, जितना भी उपज हुआ है उसका 1/10वां हिस्सा। चौथ का मतलब होता था 1/4 हिस्सा। ये अपने पड़ोसी राज्यों से लिया करते थे, जिनको जीत लिया करते थे।
और इसके अलावा जो इनके पुश्तैनी लोग थे, इनके प्रजा थी, उनसे 1/10वां हिस्सा लिया करते थे। ये पुश्तैनी चला आ रहा था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से ये लिया करते थे एक कम 1/10वां हिस्सा, जबकि आसपास पड़ोसी राज्यों को जीत लिया करते थे तो वहाँ 1/4 लिया करते थे। और छत्रपति शिवाजी के दरबार में 8 बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, बहुत फेमस अधिकारी थे। इनको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पेशवा। पेशवा कौन है? प्रधानमंत्री जो है ना, वही पेशवा कहला रहे हैं। जिनके दरबार में प्रधानमंत्री कह सकते हैं, जो मेन मुख्यमंत्री है वो। आज का जो प्रधानमंत्री वो मत समझिए, इन मंत्रियों में सबसे प्रधान जो है वो पेशवा कहलाता था। पेशवा देख लीजिए, शुरुआत में छत्रपति शिवाजी के अधीन थे, लेकिन ये पेशवा पद आगे चलकर खुद शासक बन जाएंगे। एक पोस्ट थी सर ए नौबत, जो सेनापति होते थे उनको सर ए नौबत कहते थे। अमात्य, जो राज्य मंत्री होते थे उन्हें अमात्य कहते थे। वाक्यनवीस, जो सूचना मंत्री और गुप्तचर विभाग के मंत्री होते थे उनको वाक्यनवीस कहते थे। चिटनीस, जो चिट्ठी डाक विभाग का कार्य संभालते थे वो चिटनीस कहते थे। सुमंत, जो विदेश मंत्री होते थे सुमंत कहते थे। पंडित राव, धार्मिक मंत्री को पंडित राव कहते थे। न्यायाधीश, न्यायालय से संबंधित जो व्यक्ति था उसको न्यायाधीश बोलते थे बच्चों। तो ये 8 मुख्य अष्टप्रधान थे छत्रपति शिवाजी के दरबार में। इसके बाद गद्दी पर आते हैं बच्चों संभाजी। छत्रपति शिवाजी के बेटे हैं संभाजी। 1680 से 1689 तक गद्दी पर रहते हैं बच्चों ये। ठीक, इन्होंने अपना सलाहकार किसको बनाया था? कवि कलश को। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। कवि कलश उस समय उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनको बनाया था अपना सलाहकार संभाजी ने। ठीक, लेकिन 1689 ईस्वी में 1689 में संभाजी को और कवि कलश इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं मुगल सेना। और संभाजी को तो तड़पा तड़पा के वो मार देते हैं, जीभ काट देते हैं, आंखें नोच लेते हैं, तो बहुत तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। इसके अलावा संभाजी के जो बेटे थे शाहू जी, इनको भी गिरफ्तार करके मुगल ले जाते हैं। तो संभाजी के बाद इनके भाई राजा राम वो गद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि इनके बेटे शाहू जी को भी औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया है। ठीक, हालांकि आगे चलकर 1707 ईस्वी में शाहू जी गिरफ्तार होंगे, लेकिन उससे पहले गद्दी पर कौन बैठ गए हैं? राजा राम। तो 1689 से 1700 तक ये गद्दी पर रहते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी बदल ली। रायगढ़ जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी कर ली इन्होंने? सतारा कर ली। ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, सतारा भी महाराष्ट्र में ही है। और राजा राम की 2 पत्नियां थीं और दोनों के अलग अलग बेटे थे। संभाजी सेकंड ये राजसबाई के बेटे थे। ये राजसबाई राजा राम की पत्नी थी और ताराबाई राजा राम की पत्नी थी सबसे महत्वपूर्ण। इनके बेटे का नाम था शिवाजी सेकंड। संभाजी के बारे में, संभाजी सेकंड जो है, इनके बारे में इतिहास में कुछ अधिक जानकारी नहीं है। और राजा राम 1700 ईस्वी में मुगलों से लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठती हैं ताराबाई अपने छोटे से बेटे शिवाजी सेकंड को लेकर गद्दी पर बैठती हैं। तो इसके बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं? शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, तो कौन लेकर बैठता है? ताराबाई, जो राजा राम की विधवा थी। राजा राम की विधवा ताराबाई वो अपने 4 वर्ष के बेटे शिवाजी सेकंड को गद्दी पर लेकर बैठती हैं 1700 ईस्वी में। लेकिन 1707 ईस्वी तक गद्दी पर रहती हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है बच्चों। औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। अब इसकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह गद्दी पर बैठा है, जिसे मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह गद्दी पर बैठा है और बहादुर शाह क्या करता है कि शाहू जी को छोड़ देता है। शाहू जी को छोड़ता तो शाहू जी आते हैं, अपना साम्राज्य वापस मांगते हैं। किससे? ताराबाई से। लेकिन ताराबाई मना कर देती हैं।
इसलिए शाहू जी हेल्प लेते हैं बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी विश्वनाथ की हेल्प लेकर ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। ताराबाई के साथ एक युद्ध लड़ते हैं, इसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। खेड़ा का युद्ध जीतने के बाद शाहू जी गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब शासक बन गए हैं शाहू जी, लेकिन किसकी मदद से बने हैं? बालाजी विश्वनाथ की मदद से बने हैं। तो 1708 ईस्वी में इन्होंने गद्दी संभालना शुरू किया। उसके 5 वर्षों के बाद बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने अपना पेशवा घोषित कर दिया। ठीक, तो 1708 से 1749 तक तो ये रहे और 1749 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इसी कारण से बालाजी विश्वनाथ के जो पोते थे वो उस समय रहते हैं और वो मुख्य शासक बन जाते हैं। तो इस बार अब जो शासक साम्राज्य है वो पेशवाओं के अधीन चला जाता है। इसके बाद राजा राम सेकंड आते हैं। राजा राम सेकंड को नाम मात्र गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन जो पूरी ताकत होती है वो किसके पास होती है? पेशवाओं के पास। राजा राम सेकंड के साथ समझौता होता है। इस संधि को कहते हैं संगोला की संधि। तो इसमें राजा राम सेकंड और छत्रपति के बीच में जो राजा राम सेकंड है, इनको नाम मात्र का छत्रपति स्वीकार कर लेते हैं और सारी पावर जो होती है पेशवाओं के अधीन होती हैं। ये संगोला की संधि के टाइम पीरियड पर कौन शासक था बच्चों? कौन पेशवा का शासक था? तो बालाजी बाजीराव थे। ये बालाजी बाजीराव। तो शाहू जी के जीवन काल में बालाजी की भी मृत्यु हो गई है, बालाजी विश्वनाथ की, बाजीराव प्रथम की भी मृत्यु हो गई है और बालाजी बाजीराव का टाइम चल रहा है। अब इनकी जब मृत्यु होती है शाहू जी की, तो सारी शक्ति बालाजी बाजीराव के पास आ जाती है और नाम मात्र का राजा राम सेकंड को छत्रपति घोषित कर दिया जाता है। ठीक, संधि कौन सी है? संगोला की संधि। संगोला की संधि। तो इतनी बातें आपको छत्रपति के बारे में याद रखना है बच्चों। इसके बाद अब आ रहे हैं पेशवा। डिटेल में पढ़ेंगे हम पेशवाओं के बारे में। तो पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि पेशवाओं से ही युद्ध हुआ था अंग्रेजों का। तो उसके बाद अंग्रेज हावी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो छत्रपति पेशवा पढ़ना जरूरी था, तभी आपको आगे जो युद्ध होने वाले हैं वो समझ में आएंगे। 3 युद्ध होंगे अंग्रेजों के साथ, तीनों में डिटेल में बताऊंगा। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्लास नोट्स इसके बहुत ज़रूरी है, ले लीजिए। वीडियो लेक्चर पढ़िए, क्लास नोट्स से आप रिवीजन कर लीजिए। इतने बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, ये श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हैं। ये श्री एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। एक लोगो होगा, हिंदी में श्री लिखा होगा, नीचे एजुकेशन लिखा होगा इंग्लिश में। तो वही हमारी एप्लीकेशन है। उसी को डाउनलोड करके रजिस्टर करके स्टोर सेक्शन में जाएंगे, बहुत सारे क्लास नोट्स हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्लास नोट्स हैं। इसके अलावा जीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। जीएस अगर मजबूत करना है तो जीएस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।